अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर और आप सभी बच्चों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। तो आप सभी बच्चे लोग फटाफट आ जाएं, क्लासेस को ज्वाइन कर लें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल होऊंगा साथियों। तो आप सभी बच्चे लोगों के लिए आपका ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। सो एनटीयूजीसी नेट के इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर स्वागत है और आप सभी बच्चे लोगों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर हो जाता है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं साथियों। ठीक है, एक बार पेन कहाँ गया भाई। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए चलिए 1 सेकंड बच्चे देंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो थोड़ा सा पेन का इशू हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी बच्चों के लिए हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और आप सभी बच्चों लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 कंप्लीट पेपर 2 करवाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप सभी स्टूडेंट्स का इस चीज का ध्यान रखना। अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला, मैं आपको मोर देन 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ साथियों। और यह कॉमर्स सब्जेक्ट आपको मैं टीच कर रहा हूँ। यह मेरा कोड है अभी 101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं साथियों। और साथियों मैं आपको डेली लाइव टीच कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड आपके पास प्रीमियर भी पहुंच रहे हैं। तो आप लोगों की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो साथियों आप इनको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन किया करें और पढ़ाई किया करें अच्छे से भाई। अब बात करते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करें, अगर पेड कोर्स खरीदते हैं तो आप लोगों के पास ऑफर क्या क्या है। तो देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, आपके पास 2 कैटेगरी में आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट, क्विजेस आपको मिल जाते हैं। अगर आप यही आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये साथियों 4 बेनिफिट्स तो मिलेंगे। साथ में आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आपको एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं आइकॉनिक में। थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट साथियों बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है। आप सभी बच्चे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10% डिस्काउंट अगर चाहते हैं और आपके पास अभी अवेलेबल है कि 12 महीने के साथ 2 महीने और 6 महीने के साथ 1 महीना बिल्कुल फ्री है। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे प्लस और आइकॉनिक के लिए साथियों। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे साथियों, ये पेज ओपन होकर आपके पास जरूर आएगा। ये आइकॉनिक का पेज है और इसी तरीके से आपका ये प्लस का पेज है। तो आपके आइकॉनिक में आपको 12 मंथ 24 मंथ से लेकर 6 मंथ तक की अवेलेबिलिटी है। अगर आप प्लस का लेते हैं तो 24 मंथ से लेकर 3 मंथ तक की अवेलेबिलिटी 3 मंथ तक की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो ये कुछ प्लस और आइकॉनिक के आपके पास बेनिफिट्स हैं साथियों। तो कुछ अपकमिंग स्पेशल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि देख सकते हैं आपके पास आईसीटी के लिए हायर एजुकेशन जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अभी हम बताएंगे इसके बारे में भी क्या है ये स्पेशल। ठीक है, तो ये कुछ बैचेस थे जो कि आप सभी बच्चों के लिए लॉन्च हो चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा जरूरी क्या है कि आपके पास लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, जहां पे आप 1-to-1 अपने मतलब 1-to-1 का मतलब क्या, अपने एजुकेटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और भी बाकी सारी चीजें जो आपको डाउट्स है वो सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं डायरेक्ट अपने उससे मिलकर मतलब कॉल पे या फिर अटेंड कर सकते हैं। अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में प्रेफर कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए एक स्कीम है जो कि आप लोग आकर जुड़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और जो भी 2022 या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए सपना देखा है वो सारी चीजें आप पूरा कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत ही गजब का मतलब ये समझिए जो लाइफ चेंजिंग पॉइंट है वो क्या है कि आपके पास 19 फेब से 26 फेब तक ये चल रहा है सेशन, जो कि आप सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप सेशन है। और इसमें आप नेट के लिए आपका पेपर 1 का एक टेस्ट होगा स्कॉलरशिप में, जो कि रेगुलर बेसिस पे 4 बजे होगा 19 से 26 तारीख तक। अगर आप फर्स्ट रैंकर बनते हैं तो आपको लैपटॉप तो दिया जाएगा, सोचिए लैपटॉप दिया जाएगा और साथ ही साथ 100% स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप, समझ रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, मतलब पढ़ाई साथ में सोर्स भी दिया जा रहा है आपको कैसे पढ़ना है सारी चीजें। तो अब आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे एनरोल करें, ये मेरी आप लोगों से यही उम्मीद आशा है। ठीक है, सेकंड रैंक से और 5 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा, साथ ही साथ एक टैबलेट भी मिलेगा। ठीक है, 6 to 15 के बीच में आते हैं तो 5000 का आपको गिफ्ट वाउचर और साथ में 50% स्कॉलरशिप। 16 to 50 के बीच में आते हैं तो 25% स्कॉलरशिप और 2500 का वाउचर।
अगर आप 51 to 100 के बीच में आते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप। तो ये है आपके पास बेनिफिट्स, अब देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया है। ठीक है, तो कितना बढ़िया है, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और आप लोग कोशिश कीजिए कि साथियों कि, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, यही आप लोगों से मेरी उम्मीद और आशा है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं टॉप फैकल्टीज के साथ और अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए अगर कोई बच्चा चाह रहा है, चाहे कंप्लीट पेपर 1, कोड आपको अभी 101 यूज करना है, जिससे आपको सारे टीचर का आपको एक्सेस मिल जाएगा। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही एक्सेस एक ही सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाता है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे लिखा हुआ है ये हायर एजुकेशन, बट आपको कहीं ना कहीं इसको ये हायर एजुकेशन का ही नहीं, ये आपके लिए समझिए कम्युनिकेशन की क्लास है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बक्स बाउंटी और के बारे में बताना भूल गया हूं, थोड़ा सा एक सेकंड में आप लोगों के लिए उसके बारे में भी बता देता हूं। ठीक है साथियों, एक सेकंड रुकेंगे, आप लोगों के लिए दो चीज और बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है आपके पास। चलिए, चलिए, तो जैसे कि देख सकते हैं साथियों, आप लोगों के पास मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास बक्स बाउंटी भी अवेलेबल है। क्या है इसका मतलब साथियों, तो आपके पास अगर कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिलो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया, गूगल फॉर्म को फिल करके। साथियों आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहाँ पे क्या होता है स्पेशल क्लासेस फीचर, जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं भी आपको किसी भी डिवाइसेस में आप लोग एक्सेस ले सकते हैं किसी भी टाइम। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे साथियों, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चंस को हम स्किप कर देते हैं साथियों। और आप लोगों के लिए बक्स बाउंटी क्या है, ये सारी चीजें आपको बता देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा स्पेशल क्लासेस आप लोग ज्वाइन किया करें साथियों, बहुत ही जरूरी है। अगर फ्री ऑफ डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप लोग स्पेशल क्लासेस एक बार देखिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने कर चुके हैं, इसलिए अब हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया आप लोग मतलब जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम 21 से स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। सो क्या है 21, तो एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द 3 components आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, मानव संचार प्रक्रिया के 3 घटकों में से कौन से ये भाग हैं। जब एक मानव संचार कर रहा होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी ये 3 कंपोनेंट्स है जो कि वो इंक्लूडेड रहते हैं। वो मैसेज, रिकॉर्डिंग, फीडबैक, नॉइज फीडबैक, जार्गन, या मैसेज नॉइज फीडबैक, या फिर साथियों आपका फीडबैक नॉइज फीडबैक मैसेज या क्रिटिकिंग। सो फटाफट जल्दी से आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जार्गन का मतलब बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। जार्गन का मतलब क्या होता है साथियों, जो आपके लिए कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं ना, जब कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं आपको फंसाने के लिए, मतलब फंसाना अपने बातों में फंसाने के लिए, कि क्या पता इसको यार पता ही ना हो, इंग्लिश का कोई टिपिकल वर्ड हो, या वो हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में कोई टिपिकल वर्ड हो जो कि मतलब थोड़ा टेक्निकल ऐसा वर्ड बोल दिया जाए जो कि आप उसको समझ ना पाए, तो उसी को जार्गन बोलते हैं। ठीक है, जिसके आपको अपने शब्दों के जाल में फंसा ले, अरे इसको तो पता ही नहीं है, या फिर आप तक वो बात पहुंच ही ना पाए, तो कहीं ना कहीं वही जार्गन होता है। मैसेज नॉइज फीडबैक कहने का मतलब ये एग्जैक्टली, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ अ बैरियर टेक्निकल। ठीक है, ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या, कम्युनिकेशन प्रोसेस में जैसे मैं और आप हैं, जैसे हम लोगों का भी एक क्लासरूम कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो हम दोनों ही ह्यूमन बीइंग हैं, आप लोग भी हम लोग भी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में जो एक्चुअल में इन्वॉल्वमेंट है वो किस किस चीज का, एक मैसेज का, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, इट इज अ टाइप ऑफ अ मैसेज। ठीक है, नॉइज इस बीच हो सकता है कहीं ना कहीं इंटरनेट इशू हो जाए, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके सिस्टम का बैटरी डाउन हो जाए, या मेरे सिस्टम का बैटरी डाउन हो जाए, या इंटरनेट इशू हो जाए, हो सकता है कहीं ना कहीं पीछे से शोर आ जाए जिससे आपको मैं मेरी आवाज सुनाई ना पड़ रहा हो और आपको समझ में ना आ पाए।
अब ये चीजें इंक्लूडेड है। अब साथ ही साथ इसके अंदर फीडबैक भी इंक्लूडेड होगा कि मैं आप लोगों से पूछूंगा साथियों कि कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या आप कुछ इस पे मतलब समझाना चाह रहे, बोलना चाह रहे, बताना चाह रहे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका मैं फीडबैक ले रहा हूं। इट मींस व्हाट, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैसेज, नॉइज एंड फीडबैक, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स व्हिच इंक्लूडेड इन द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस प्रक्रिया में यहां चीजें होती हैं, मैसेज, नॉइज एंड फीडबैक। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं बहुत इजी क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। एक वर्ड क्या है, कोनोटेटिव है, सिंबल है, डिनोटिव है, अननेसेसरी। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, बताया हूं मैंने आप लोगों को, तो जल्दी से बताएंगे। और बहुत बार समझाया भी है मैंने कि एक वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एक कोनोटेटिव बोलते हैं, सिंबल्स बोलते हैं, एक तरीके का डिनोटिव वर्ड है, या एक अननेसेसरी, अनावश्यक है। तो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आप लोगों का होना चाहिए। और सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे क्लासेस को लाइक शेयर भी साथ ही साथ करते। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या, अन्य, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यह आंसर आपका यहाँ पे गलत शो हो रहा है साथियों, डी बिल्कुल गलत शो हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ड्स आर दी डिनोटिव, ये आपको डिनोट करते हैं साथियों, ध्यान रखिए आपको डिनोटिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डिनोटिव होते हैं वर्ड्स, आपको एक तरीके का संकेत देते हैं, एक शब्द ही तो संकेत देता है और शब्दों से सेंटेंस बनता है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए, तो उसका आंसर डी, गलत मार्क है, आप उसको दें। इमोटिकॉन्स क्या है, इमोटिकॉन्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से फटाफट बताएंगे, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। इमोटिकॉन्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है इमोटिकॉन्स का मतलब। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। इमोटिकॉन्स, आई थिंक ये अब आज रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजें आप लोग यूज कर रहे होंगे, है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और काफी चीजें अब इतनी बदल चुकी हैं पहले से कि अब आप लोग इसको काफी ज्यादा बड़े लेवल पे इस चीज को आप निभा रहे हैं, ऐसे समझे। ठीक है, मतलब कर रहे हैं। अब वर्ड तो नया लगता है यार, ये इमोटिकॉन्स क्या है, बट कहीं ना कहीं साथियों ये आप लोग रेगुलर बेसिस पे आई थिंक मुझे लगता है रोज ही, अगर रोज फोन यूज कर रहे हैं तो रोज, है ना। तो आप लोग आंसर कीजिए, फिर आपको बताते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई रोज यूज कर रहे हैं और मुझे वर्ड नहीं पता इमोटिकॉन्स। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ा था तो उस टाइम को मुझे भी लग रहा था कि यार नहीं शायद ये मतलब नया है क्या बच्चों के लिए, लेकिन मुझे लगा नहीं नहीं ये तो बच्चे रोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकली एक्सप्रेसिव बॉडीली गेस्टर्स। ठीक है, सॉरी, डी आपका बिल्कुल सही आंसर, टाइप्ड सिंबल्स, एक्सप्रेशंस दैट कम्युनिकेट फेशियल। हम क्या करते हैं साथियों कि हम अपनी अपनी मतलब क्या ना इमोशंस को अगर शेयर करना चाहते हैं, अभी जैसे मैं अभी यहां तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं, जैसे वीडियो कॉलिंग हुआ या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हुआ, तो इसमें वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से, अगर आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, दुखी हैं, यू कैन एक्सप्रेस at that point of time, and the same thing the person can see who is the front of you, जो आपके सामने वो देख सकता है, महसूस कर सकता है कि हाँ आप दुखी हैं, आप खुशी हैं, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, एंड वॉट एवर। परंतु अगर आप मान लीजिए चैटिंग कर रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अब उस टाइम पे अभी ये वाला जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे नहीं, जैसे मान लीजिए नॉर्मल व्हाट्सएप या फिर नॉर्मल कुछ भी, मतलब आप चैटिंग कर रहे हैं, अब उसमें अगर एक दूसरे को आप देख तो नहीं पा रहे हैं, आप नॉर्मली चैटिंग कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, उसमें अगर आपको अपने इमोशंस बताने हो तो वो कैसे बताएंगे आप, यू हैव दिस सम इमोजीज आर अवेलेबल इन योर चैट बॉक्स, या कह सकते हैं कीबोर्ड में या फिर वो फंक्शन में होता है।
आपके पास कुछ इमोजीज हैं, उस इमोजीज के बिहाफ पे आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे हा 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 वाला मैसेज भेजेंगे, या मतलब कोई ऐसी बात आपने के सामने वाले ने बोली, आपको दुखी होगा तो आप उसमें रोने वाला इमोजी भेज दोगे। कंफ्यूज है किसी चीज में तो ऐसे आंख ऊपर करके, ऐसे आता है ना, ऐसे आंख ऊपर करके, तो वो ये इमोजी हो गया। तो ये क्या है, that emojis expresses your feeling in front of that person whom you are talking, ठीक है, जिससे आप टॉक कर रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इस चीज को आप समझना होगा। तो वो क्या है, इमोजी वही होता है, और वही से कोई इमोटिकॉन्स बोलते हैं, ठीक है। टाइप्ड सिंबल्स एक्सप्रेशन दैट कम्युनिकेट फेशियल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड मीन्स, संचार प्रक्रिया में एनकोड करना, टू एनकोड करने का मतलब क्या है, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड, या फिर आप इंटरप्रेट अ कोड, या ब्लॉक अ पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज, स्पीक टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। सो आपका क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। टू इन कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड मींस ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड, इंटरप्रेट अ कोड, ब्लॉक अ पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ अ मैसेज, या स्पीक टू अ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल, या फिर क्या आंसर होगा। संचार प्रक्रिया में टू एनकोड का अर्थ क्या है, तो विचारों का एक कोड में अनुवाद कर देना, एक कोड की व्याख्या करें, या फिर ए सॉरी, या फिर क्या होगा। सो ए आपका बिल्कुल सही है, किसी भी अपने आइडियाज को या फिर अपने चीजों को बताना, अगर आप बता रहे हो उसी समय एनकोडिंग हो जाती है उसकी, ठीक है, उसी को कोड में कन्वर्ट करना, वो क्या है आपका एनकोड। इसीलिए कभी कभी आपको, कभी कभी क्या हमेशा बोला जाता है, सेंडर को एनकोडर बोल देते हैं, रिसीवर को डिकोडर बोल देते हैं, वो क्योंकि डिकोड करता है। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं पता है, आप, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनकोड कर रहा हूं अपनी चीजों को, आप अपनी चीजें जब बोल रहे होंगे या सुन रहे हैं, तो वो क्या है, डिकोड कीजिए, मतलब मुझे बताइए, अब वो मुझे बताइए, क्या मैं आपको समझाने में सफल हो पाया, हाँ ना, या फिर और क्या होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट यू आर डिकोडिंग टू मी, आप डिकोड कर रहे हैं मेरे मैसेज को, ठीक है, और मैं एनकोड कर रहा हूं अपने मैसेज को। तो सेंडर इज एनकोडर, रिसीवर इज अ डिकोडर। बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए जो भी फर्स्ट टाइम क्लासेस को देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड, विचारों का एक कोड में अनुवाद करना ही आपका एनकोडिंग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आपके देख सकते हैं। अ पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टेक्ट वाइल, एक व्यक्ति के आंखों के संपर्क का उपयोग करने की अधिक संभावना है। जबकि देखो भाई, क्वेश्चन इतना इजी है कि आप लोगों को लगेगा यार, अरे यार ये क्या पूछता है आंटी ये, बट अब एक बात बताएं, उतना ही कंफ्यूजिंग है, उतना ही कंफ्यूजिंग भी हो जाता है बच्चों के लिए लिसनिंग। हम बोलते टाइम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, या फिर सुनते टाइम आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, या फिर व्याख्या जब हम अपने आप चीजों को हम मतलब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या अनइंटरेस्टेड जब संचार में रुचि रखने वाले अनिच्छुक सौम्य हो, ठीक है, तो या फिर उस टाइप पे हम ऐसे कर रहे होते हैं। तो फटाफट आंसर करेंगे, अ पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कांटेक्ट कब करता है भाई, जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। अ पर्सन इज मोर लाइकली टू आई कांटेक्ट व्हाइल लिसनिंग, ठीक है, व्हाइल लिसनिंग, जब वह सुन रहा होता है। क्योंकि ध्यान से समझिए, when we say that it's a listening, or when we say that it is a hearing, because we identified that in between hearing and listening, that a listening, or you can say active listening, would be there when a person is actively open his or her ears to listen, or you can say जब वह आंखों में आंखें डाल के सुन रहा होता है ना, कि जैसे मान लीजिए आप मेरी बातें बहुत अच्छे से एकदम आंखों में आंखें डाल के सुन रहे हैं, एकदम बढ़िया से सुन रहे, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप आई कांटेक्ट करते हुए सुन रहे हैं, ठीक है। परंतु जो स्पीकिंग, कोई बच्चे सुन रहे हैं सर स्पीकिंग होगा, नहीं भाई स्पीकिंग नहीं होगा, लिसनिंग होगा, ठीक है, जब आप सुन रहे होते हैं। क्योंकि लिसनिंग का मतलब ये कि वहां पे आप एक्टिव तरीके से अटेंशन आप दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है।
So am I clear to everyone? So A will be your right answer. Okay, some students asking for that, so please also speak in English, so I would be able to understand completely. But I would like to tell you that, guy, that if you are demanding for only English, so it is not possible for me to make a students understandable only one student for speaking in English, because students are here, some of Hindi students, some of English students. That's why I put out these questions in the both of form, in English or as well as in Hindi also, so it would be understandable for both of the students, who is from English students, who is from Hindi students. So I hope you all are clear by me in every manner. हर तरीके से आप लोग क्लियर होंगे, ठीक है. सो इफ इज देयर एनी डाउट, अगर कोई डाउट है, सो देन आई कुड बी क्लियर टू एवरीवन, कि मतलब अगर कोई डाउट होता है तो मैं क्लियर कर सकता हूं. ऐसा बात नहीं है कि आप इंग्लिश में कोई डाउट पूछेंगे सो आई कुड नॉट बी, ठीक है. तो ये चीज का भूल रखें, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर की जाएंगी. सो ए विल बी योर राइट आंसर. फीडबैक क्या है? अ सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. सर कहेंगे अरे क्या कह रहे हैं सर, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को हम फीडबैक कहते हैं, सेंडर और रिसीवर के? नहीं 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 सर, आप गलत कह रहे हैं. अभी तक तो हमने फीडबैक ये पढ़ा था कि जो भी सेंडर बोलता है और फिर उसी के बदले जब रिसीवर कुछ बता देता है, हाँ मुझे समझ में आ गया, हाँ ये चीजें एकदम सही, हाँ वो चीजें सही, तो हम अभी तक तो यही पढ़े थे सर, यही तो होता है फीडबैक. बाकी तो अभी तक तो हमने ऐसा कोई फीडबैक नहीं पढ़ा कि जहां पे इंफॉर्मेशन रिसीवर और सेंडर के बीच में एक्सचेंज हो रहा हो. रुको भाई, बता रहे हैं. देखो साथियों, आपको मैं बताऊं, सेंडर और जो रिसीवर है, जब सेंड अपने मैसेज करता है तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता है. अब आपके रिस्पॉन्स में मैं कुछ बोलूंगा, सो समवेयर आई वुड बी अ डिकोडर, समवेयर आई वुड बी अ एनकोडर. सो बोथ ऑफ द थिंग आई मे बी, मैं दोनों ही हो सकता हूं. किसी न किसी प्लेस पे मैं डिकोडर भी हो सकता हूं, किसी प्लेस पे एनकोडर भी हो सकता हूं. व्हेन आई वुड बी कॉल्ड एज अ डिकोडर, when I will answer that a receiver, because somewhere receiver thinks to try to speak some his message to me. अगर वह अपना मैसेज कुछ मुझे बोलेगा, so what I will say, yes or no, I got it or not. So these are the things which I would say to him. ठीक है, तो मैं ये कुछ बोलूंगा उसको ऑब्वियसली. तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं फीडबैक हुआ. इट मीन्स व्हाट, वी आर एक्सचेंजिंग आवर इंफॉर्मेशन. Who is this our? That is some one of there is sender and another one is receiver. उन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपका आंसर इसका आई होप समझ में आ गया होगा. क्लियर है सभी को? आई होप किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 27. श्रवण प्रतिकूल पर प्रभाव पड़ता है. लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय द स्पीकर्स फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरी. ऐसे जब बोलते हैं, या इसी तरीके से बोलते हैं ना जब फास्ट स्पीड में कोई अपने सेंटेंस को बोलना चाह रहा हो, या मैसेज लोडेड विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, या इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मीडिया, या ऑल ऑफ द अबव. सो यहां क्या पूछा गया है, लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली इफेक्टेड, मतलब उसको प्रभाव, मतलब सुनने में अगर प्रभाव हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो वो कैसे हो सकता है. आप लोग फटाफट आंसर करेंगे. आई होप कि आप सभी बच्चे लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा. तो जल्दी से एक बार बताएंगे कैसे सुनने में प्रभाव पड़ सकता है. चलिए, और जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को देख रहे होंगे, आई होप सो सभी बच्चों को मैं क्लियर हो रहा हूँ, और आप सभी बच्चों से मैं यहाँ उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ सभी लोगों ने लाइक शेयर भी कर दिया होगा. ठीक है, चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर. क्या कि अगर जब बहुत स्पीड में मैं आप लोगों को बोलूं या समझाऊं, तो मुझे लगता है कि आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, और मैं भी क्लियर आपको समझा भी नहीं पाऊंगा. जरूरी नहीं है कि अपने नॉलेज को सिर्फ बस शो ऑफ कर देना. शो ऑफ वही करता है जो मतलब चीजें बस जल्दी, या तो फिर कम नॉलेज वाला भाई बहुत जल्दी बोलता है कि जल्दी से बोल दो, उसको सामने वाले को समझ में नहीं क्या बोल के गया, और सब लोग यार क्या बोलता है यार. अब कोई बहुत स्पीड में इंग्लिश बोल रहा है,
आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितनी गलत किया कितना सही किया है। अगर वही चीज बहुत आराम से बोले ना तो वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर कोई बहुत स्पीड में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं लिसनर के लिए एक एडवर्सली इफेक्ट करता है। हम बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा गहराई में बात करने लग रहे होते हैं तो भी दिक्कत होता है, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। या बहुत हम या गलत तरीके का सिलेक्शन कर देते हैं अपने मीडियम का तो भी दिक्कत है हमारे लिए। समझ रहे हैं? तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों ही चीजें एकदम बिल्कुल गलत हो जाएंगी अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं और लिसनर के लिए एडवर्सली इफेक्ट करता है ये सारी चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द फीडबैक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ह्यूरिस्टिक्स, साइबरनेटिक्स या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा आप सभी बच्चों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज रिलेटेड टू द फीडबैक, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज साइबरनेटिक्स। अच्छा, आप लोगों को ये चीज समझना बड़ा जरूरी है, नहीं लेकिन ये गलत है आंसर थोड़ा सा, सी नहीं, इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा आप लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मंथन करना बड़ा जरूरी है, उसको समझना, उसको सुनना बहुत जरूरी है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपको समझाता हूँ साइबरनेटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो साइबरनेटिक्स कुछ बहुत बड़ा लग रहा है, भारी भरकम साइबरनेटिक्स। ठीक है, तो देखो भारी भरकम शब्द से आपको डरना नहीं है और ना ही पीछे हटना है। इसका सिंपल मतलब है कि आपकी कोई भी चीज टेक्निकली अगर उसको कंट्रोल किया जा रहा है तो उस स्टडी को बोलते हैं साइबरनेटिक्स। अगर ह्यूमन ब्रेन को टेक्निकली उसको, मतलब मैं, आप मेरे बारे में मान लीजिए सब कुछ जान रहे हैं, ठीक है, मेरे बारे में आप सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ आप सब कुछ जानते हैं, सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब मेरे को अगर मेरी एक्शंस को, मेरी एक्टिविटीज को टेक्निकली आप, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरे को टेक्निकली इस चीज को हैंडल कर रहा है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं साइबरनेटिक्स होता है। समझ पा रहे हैं? ये होता है साइबरनेटिक्स। अब आप और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लेके जाते हैं, ये तो मतलब समझा है। अभी थोड़ा एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेट्रोज हैं, मेट्रो होते हैं ना, मेट्रो जो चलती है, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन है। अब तो आपकी ड्राइवरलेस ट्रेन आ गई है। अब उसको ड्राइवरलेस ट्रेन को, अब वो विदाउट ड्राइवर वह ट्रेन को चलाया जा सकता है, विदाउट पायलट एरोप्लेन को उड़ाया जा सकता है। पता नहीं भी आया कि नहीं है, लेकिन मतलब जैसे बता रहा हूं, उड़ाया जा सकता है। तो ये क्या है, कहीं ये तो कितनी गजब की बात नहीं, विदाउट पायलट प्लेन को उड़ाया जा सकता है। उड़ा दिया आपने, छोड़ दिया वहां पे 300-400 यात्री बैठे हुए हैं प्लेन के अंदर, वो भाई साहब अब वो ऊपर उड़ रहे हैं आराम से, पता नहीं क्या टेक्निकली कुछ दिक्कत आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे फिर यार, बताइए। तो उसमें थोड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा कि विदाउट पायलट प्लेन को उड़ा दिया हो, उसमें 300-400 व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना। तो क्या है ये साइबरनेटिक्स है कि मतलब क्या, आप किसी के कंट्रोल सिस्टम को आपने हथिया लिया है, किसी को कंट्रोल करना सीख लिया, तो ये इस स्टडी को बोलते हैं साइबरनेटिक्स। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे रोबोट हो गया, रोबोट का आप एग्जांपल ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है, रोबोट हो गया, तो ये क्या है, साइबरनेटिक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीडबैक इज अ लिसनर्स, प्रतिक्रिया एक श्रोता की होती है, वर्बल क्रिटिक ऑफ योर मैसेज, एक्सेप्टेंस ऑफ अ मैसेज, वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू अ मैसेज, या एवर्जन टू अ मैसेज।
चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। फीडबैक इज अ लिसनर्स दैट इज सी वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू अ मैसेज। अब आप कहेंगे सर नॉन वर्बल रिस्पॉन्स, नॉन वर्बल क्या क्या बात कर रहे हैं सर, नॉन वर्बल में तो हमें सुनाई नहीं देता है सर, तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि सर रिस्पॉन्स इसमें अब फीडबैक में आ गया। अरे भाई बताते हैं बिल्कुल। देखो नॉन वर्बल में क्या है साथियों, आपको एक चीज समझना है क्या कि जो वर्बल होता है उसके अंदर आपको पता है दोनों ही फॉर्म आती है, क्या आपका रिटन फॉर्म भी आता है और ओरल फॉर्म भी आता है वर्बल के अंदर, जिसको आप लिख सकते हो बोल सकते हो, ठीक है। नॉन वर्बल में यू आर एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज, आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता तो वो क्या कर सकता है, अपनी चीजों को बताने का कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। आप उसको समझ रहे हो, आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो कुछ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो मुझसे बातें कर रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कुछ, मतलब सॉरी एक्सप्रेस कर रहा है, मैं कहूंगा ठीक है। तो ये क्या है, मैं कहने का रिस्पॉन्स कर रहा हूं, ये क्या है कि नॉन वर्बल रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली, ठीक है। ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये होता है फीडबैक एक लिसनर के लिए, क्लियर है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आपका रिस्पॉन्स आपके फीडबैक के अंदर आता है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 30, एक बार इसको देख लेते हैं। व्हेन वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स इन आवर माइंड्स वी आर सीकिंग टू, जब हम अपने दिमाग में विवरणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो क्या करते हैं, वी आर सीकिंग टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज इन आवर माइंड, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स एंड देन कैटेगराइज इट, कैटेगराइज डिफिकल्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस सिंपल इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट। जब हम अपने दिमाग में विवरणों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारे दिमाग में नए विचार पैदा होने चाहिए, प्रक्रिया जटिल से वर्गीकृत करें या फिर मुश्किल और सूचना को वर्गीकृत करना चाहिए, सरल जानकारी संसाधित करें और वर्गीकृत करें। तो फटाफट जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आपका सही होगा। सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज प्रोसेस कॉम्प्लेक्स एंड देन कैटेगराइज इट। हमेशा पहले आप उसको क्या कीजिए, जो जटिल से जटिल चीज है, बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज है, उसको प्रोसेस में लेके तो आइए, पहचानिए तो सही क्या हाँ सच में वो कहां पे दिक्कत आ रही है उसमें। पहले उसको क्या कीजिए, आप प्रोसेस कीजिए, देन उसको कैटेगराइज कर दीजिए कि किस चीज में होना चाहिए किस चीज में नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। तो ये आपका क्या हुआ, प्रक्रिया जटिल हो उसके पहले आप क्या करें, वर्गीकृत करना बड़ा जरूरी है। तो यह बड़ा सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों भाई कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी बच्चों को, ऑब्वियसली सभी को क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संदेश को डिकोड करने का मतलब, to decode a message is to evaluate a message, to translate ideas into a code, या reject a message या interpret a message। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, किसी भी मैसेज को डिकोड करना मतलब क्या है, आप उस मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे हो। अब मैंने जैसे बताया कि भाई अभी मैंने आपको समझाया कि एनकोडर का मतलब क्या, मैं अपनी चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं आपसे पूछूंगा ना और आप मुझे समझाओगे, देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू गॉट माई पॉइंट वट एवर आई हैव टोल्ड यू इन एवरी मैनर। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो मैं यही समझ सकता हूं कि मैंने जो भी आपको बताया, जैसे आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसका, जैसे मैसेज आप मुझे बता रहे हैं, ये क्या है, कहीं ना कहीं आप संदेश की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज इज नोन एज अ डिकोडिंग ऑफ अ मैसेज। ठीक है, मैसेज को आप डिकोड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो दिस विल बी योर राइट आंसर, डी विल बी इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज इज नोन एज डिकोडिंग ऑफ अ मैसेज। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अ मैसेज इज अ सिग्नल दैट सर्व्स एज एक संदेश का एक संकेत है, एक संदेश एक संकेत है जो कि किस रूप में कार्य करता है। एक प्रेषक के लिए एक उत्तेजना के व्यक्ति के लिए, या एक रिसीवर के लिए उत्तेजना होती है वे, या फिर एक दर्शकों के लिए बहुत बड़े लेवल पर, या शोर में कमी की जानकारी और फिर आसान से टुकड़े के लिए, या फिर मतलब नॉइज रिडक्शन इंफॉर्मेशन एंड देन इजी पीसेस होते हैं उसको ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन आप लोग और लगा लीजिए। So a message is a signal that serves as a stimuli for a sender, stimuli for a receiver, stimuli for a mass audience, noise reduction information, and then is a species of communication या मैसेजेस, जो भी आप कह सकते हैं। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। जो मैसेज है वह आपका एक सिग्नल है, किसके लिए, आपके रिसीवर के लिए। जैसे मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, ये मैसेज किसके लिए है, एक रिसीवर के लिए। ये आपके लिए उत्तेजित है कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलने वाला हूं, ये आप इसके लिए क्यूरियस हो गए, है ना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही होगी, ये सर क्या बोलने वाले हैं अभी। सो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये एक स्टिमुली बन जाता है एक रिसीवर के लिए। समझ पा रहे, ये एक रिसीवर के लिए एक स्टिमुली बन जाता है। क्लियर है? कहीं आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं समझ में नहीं आ रहा हो। क्लियर है? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, किसी शब्द की वास्तुनिष्ठ परिभाषा इसकी क्या है। द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड इज इट्स इनडायरेक्ट मीनिंग, कोनोटेटिव मीनिंग, डिनोटिव मीनिंग या डायरेक्ट मीनिंग। किसी शब्द की वास्तुनिष्ठ परिभाषा इसकी क्या होगी। इनडायरेक्ट मीनिंग होगी, कोनोटेटिव मीनिंग होगी, डिनोटिव मीनिंग होगा या फिर डायरेक्ट मीनिंग होगा। सो क्या आपका सही आंसर होगा, जल्दी से फटाफट बताएंगे। अच्छा, ये ऑप्शन सी को एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता है। स्टिमुली फॉर अ मास ऑडियंस, मैसेज इज अ सिग्नल दैट सर्व्स एज अ, एक बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए उत्तेजना। देखो क्या होता है, जब हम एक मैसेज की बात कर रहे हैं और एक ये रिसीवर में ही आपकी मास ऑडियंस आ जाता है। देखिए अब आप लोग क्या है, एक तरीके के, अब मैं आपको ऐसे समझूंगा कि एक ऑडियंस है, क्योंकि रिसीवर क्या, एक रिसीवर की बात करें तो एक लोगों की। अब क्लास में अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो हम कह सकते हैं ये एक ऑडियंस है। ऑब्वियसली एक नंबर ऑफ ऑडियंस में बच्चे यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मास ऑडियंस। अब आपके लिए क्या है, कहीं ना कहीं ये उत्तेजना बन के आ जाती है, आप रिसीवर के अंदर ही आ गए, आप ये सारी चीजें ना, क्योंकि रिसीवर के अंदर ही आ गए। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ, या फिर मैं अभी तक जो नहीं बोलूंगा, आप लोग उत्तेजित अंदर से हो रहे हो, यार अब सर क्या बोलने वाले, अब सर क्या बोलने वाले, ये कौन सा सिग्नल देना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कहने, या फिर कुछ मैं ऐसा समझा रहा हूं जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से कनेक्ट कर रहा होगा कि यार ये तो नहीं बोलने चाह रहे सर, एक बार बोलें तो सही। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस रूप में देख रहे हैं कि आपको चीजें क्यूरियसिटी, मतलब क्यूरियसिटी बना रही है, मतलब क्या चीजें आपको उत्तेजित कर रही है। ठीक है, जानने की आप लोग उत्सुकता बढ़ रही है अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड इज इट्स, और वहां पे जब तक ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्रुप मैसेज नहीं होगा तब तक वहां पे मास ऑडियंस नहीं होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, किसी शब्द की वास्तुनिष्ठ परिभाषा इसकी क्या होगी। इनडायरेक्ट मीनिंग होगी, कोनोटेटिव मीनिंग होगी, डिनोटिव मीनिंग होगी या फिर डायरेक्ट मीनिंग होगी। सो क्या आपका सही आंसर होगा, बस जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे। द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ,
कैसे भाई चश्मा बार बार परेशान कर रहा है। चलिए, तो यू ऑल आर हैविंग ओनली 3 seconds, 2 1 and your answer is in front of you, that is C। देखो, कोई भी ऑब्जेक्टिव जो डेफिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है कि इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर आपका होगा, ए बी सी डी में से ही कोई आपका एक आंसर है, समझ रहे हैं, इन्हीं एबीसीडी में से कोई एक आंसर आपका है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं डिनोटिव मीनिंग है, ये क्या है आपका एक तरीके का डिनोटिव मीनिंग, कहीं ना कहीं आपको ये चीज डिनोट कर रही है, ठीक है, आपको बता रही है, संकेत दे रही है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है किसी शब्द के प्रति, क्या क्या डिनोट कर रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो, या वन वर्ड भी हो सकता है, और आपका ये इनमें से कोई भी एक चीज को ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन्हीं मतलब कोई एक चीज डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब ये तो आपका ऑब्जेक्टिव मीनिंग का डेफिनेशन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, और दूसरी चीज कोनोटेटिव में सांकेतिक थोड़ा सा ये बाई मिस्टेक अर्थपूर्ण होना चाहिए, जो कोनोटेटिव का मतलब होता है अर्थ बताना, पूरा अर्थ तरीके से, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हिंदी में मत जाइए, इंग्लिश वाले में आइएगा, ठीक है, इंग्लिश वाला समझिएगा, उसका मतलब होता है एक्सप्लेन पूरी तरीके से। चलिए अब ले लो, उसी का जस्ट उल्टा आ गया है, द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स, किसी शब्द का सब्जेक्टिव अर्थ उसका क्या होता है, डिनोटिव मीनिंग होता है, इनडायरेक्ट मीनिंग होता है, एंटोनिम होता है। एंटोनिम मतलब समझ रहे हैं कि अपोजिट, उसका उल्टा, ठीक है, ठीक है, या आपके कोनोटेटिव मीनिंग एंटोनिम, एंटी, एंटी जहां लास्ट में लगा रहता है, अब आपको आपने देखा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, या फिर एंटीजेंस, एंटीजेंस, तो ये क्या है कहीं ना कहीं, तो ये क्या है कहीं ना कहीं आपको अपोजिट शो करता है, एंटोनिम, ठीक है। क्लियर है सभी को, जल्दी से फटाफट आंसर कर, द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स डिनोटिव मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग, एंटोनिम, या फिर कोनोटेटिव मीनिंग। अब सब्जेक्टिव मीनिंग क्या आप लोगों को शो ऑफ करता है, जल्दी से फटाफट बताएंगे। So D will be your right answer, that is connotative meaning, अर्थपूर्ण का अर्थ, ठीक है। The subjective meaning of a word is its connotative meaning, किसी शब्द का सब्जेक्टिव अर्थ जो है तो वो क्या है, अर्थपूर्ण मीनिंग, connotative मीनिंग आपका बिल्कुल सही आंसर। बहुत इजी, अभी क्यों नहीं इजी होगा भाई, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया कि नहीं ये कोनोटेटिव ही होगा, ठीक है। कोनोटेटिव का आपको कहा सर सांकेतिक सांकेतिक दो हैं, तो मैंने कहा नहीं, हिंदी वाले अपने इंग्लिश वाले पे आओ। कोनोटेटिव का मतलब होता है किसी चीज को अर्थार्थ में बताना, कैसे बोलते ना, पूरा चीज समझा, पूरा दोहा बता दिया, दोहे के बाद बोलते अर्थात, अर्थात, ठीक है। तो ये क्या है, कोनोटेटिव वे में बता रहे हैं, मतलब सब्जेक्टिव वे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है, नॉन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स फीडबैक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, एनवायरमेंटल नॉइज, या फिर वर्बल और नॉन वर्बल रिसीवर रिस्पॉन्सेस, या वर्बल कम्युनिकेशन ओनली। निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की व्याख्या करता है, गैर मौखिक संचार, केवल पर्यावरण शोर, या मौखिक और गैर मौखिक रिसीवर प्रतिक्रियाएं, या केवल मौखिक संचार। चलिए फटाफट आंसर करेंगे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। गैर मौखिक संचार केवल पर्यावरण शोर, मौखिक और गैर मौखिक रिसीवर प्रतिक्रियाएं, केवल मौखिक संचार। जल्दी से फटाफट आंसर करें भाई बच्चे लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। अब कैसे सी होगा, क्योंकि देखो क्या लिखा है, जो फीडबैक को एक्सप्लेन करता हो। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था क्या, कि आप जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो आपका जो वर्बली तरीके से, चाहे वो नॉन वर्बली तरीके से हो रहा हो कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल में मतलब क्या, कि यू आर नॉट स्पीकिंग, ओनली यू आर एक्सप्रेसिंग इन अ फॉर्म, और यू कैन से फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर गिविंग अ मैसेज, एक मैसेज के लिए आप अपना एक फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो क्या उसके बिहाफ में रिस्पॉन्सेस नहीं आते हैं क्या, आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं।
आपके वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, दोनों ही तरफ से आपके रिसीवर के द्वारा रिस्पॉन्सेस आते ही आते। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, मान लीजिए मैं इशारे में कोई चीज बता रहा हूं, तो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो भी चीज आपका रिस्पॉन्स ही कहलाएगा। ठीक है, यही भी आपका रिस्पॉन्स ही होगा। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द टर्म क्रोनेमिक्स इज यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज। सो क्या सही आंसर होगा? संदेशों की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द या शब्दों के लिए क्रोनेमिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्मेल के लिए, या टेस्ट के लिए, टाइम के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव। जहां तक कि ये क्वेश्चन मैं एक बार और करवा चुका हूं आप लोगों को, और ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर मैंने करवा दिया है तो आंसर उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से कि आप सही देंगे, सभी स्टूडेंट से, कि भाई। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर टाइम। यहां पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है, क्रोनोमिक्स को क्या बोला जाता है? कालक्रम बोला जाता है। कालक्रम जो आपके समय के हिसाब से एक प्रोसेस में चल रहा होता है। तो टर्म क्रोनोमिक्स इज यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज फॉर टाइम। ठीक है, उसको हम टाइम बोलते हैं, नॉट फॉर स्मॉल एंड टेस्ट, दैट इज टाइम। हमेशा हर जगह, जैसे बोलते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो हर जगह ऑल ऑफ दी अबव लिखने वाला आंसर डी ही नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो हर डी में ऑल ऑफ दी अबव वाला आंसर लिखने वाला वो आंसर डी नहीं होता है, मतलब हमेशा ऑल ऑफ दी अबव नहीं होता है। ठीक है, तो डी आपका सही आंसर। क्रोनोमिक्स से मतलब है कालक्रम। ठीक है, चलिए, और टाइम का भी मतलब होता है टाइम मतलब काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में एक रिसीवर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, रिसीवर इज अ चैनल डिकोड्स अ मैसेज, इज अ पर्सन हु एनकोड्स एन आइडिया या रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मैसेज इंटरफेरेंस। संचार प्रक्रिया में एक रिसीवर क्या है? एक चैनल है, एक संदेश डिकोड करता है, या क्या वह व्यक्ति है जो किसी विचार को एनकोड करता है, या संदेश हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज टू डिकोड अ मैसेज, मैसेज को डिकोड करना। क्लियर है? इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस अ रिसीवर इज अ फॉर डिकोडिंग अ मैसेज। रिसीवर हमेशा मैसेज को डिकोड करता है। मैंने आप सभी बच्चों को बार बार समझाया, रिसीवर क्या करता है? हमेशा मैसेज को डिकोड करता है। और हमेशा अगर एनकोडर की बात है तो एनकोडर, या फिर सेंडर की बात है तो वो क्या करता है? हमेशा एनकोड करता है। या ऑलवेज रिसीवर इज कॉल्ड एज अ डिकोडर, एनकोडर, या एनी अदर मीडियम बोल देगा, तो आपको हमेशा क्या ध्यान देना है कि वहां पे डिकोड या फिर एनकोड बताना है उनको, जो भी जिस हिसाब से आपको पूछा जा रहा है। रिसीवर के बारे में पूछा जा रहा है तो डिकोड बताएंगे, और एनकोडर सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है तो एनकोड बताएंगे। क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो उम्मीद करता हूं ये चीज अभी आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है सभी को? सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संचार चैनल का एक उदाहरण है, एन एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज नॉइज, कंटेक्स्ट, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, या फीडबैक।
तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। क्लियर है? एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज दैट इज अ फेस टू फेस। जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या है, कहीं ना कहीं फेस टू फेस कर रहे होते हैं कन्वर्सेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको क्या बोलते हैं साथियों, कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोल सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दिस विल बी योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। चलिए, द वे वन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन अराउंड वन सेल्फ इज, जिस तरह से कोई अपने आसपास की जानकारी की व्याख्या करता है वह क्या है, वह है, जैसे बोला ना, वह क्या है। ऑलवेज नेगेटिव होता है, वह ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या फिर ऑलवेज रिलेटेड टू द वंस वैल्यूज बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑलवेज मिस्टीरियस। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज रिलेटेड टू द वंस वैल्यूज बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। किसी के मूल्य, विश्वासों और पिछले अनुभवों से संबंधित होता है। ठीक है, जब भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से जब हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज किसी के मूल्यों, विश्वासों और पिछले अनुभवों से संबंधित होता है। तब वह चीजें तो अपनी इंटरप्रेट करता है भाई, जब हम अपनी चीजों को बता रहे होते हैं। तो हम क्या बता रहे होते हैं, या तो अपने वैल्यूज बताएंगे, अपने विश्वास जो बताएंगे, या फिर जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होगा वो बताएंगे। अब वैल्यूज बिलीव्स के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं कि आपके नॉलेज क्या है, आप किस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, सारी चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लिसनिंग क्या है? लिसनिंग का मतलब क्या, मे बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप्स, या फिर इट इज अ रिफ्लेक्सिव या अ नेचुरल हैबिट होता है ये, या एक नेचुरल सॉरी नेचुरल तो हो गया, या फिर एक स्पॉन्टेनियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है अकरिंग इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? डू फास्ट, आप लोगों को फटाफट आंसर करना है, क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सो आंसर डू फास्ट, आप सभी बच्चों को जल्दी से फटाफट आंसर करना है। ओनली सम सेकंड्स आर लेफ्ट, आई थिंक 3 to 4 सेकंड्स। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। सो आपका क्या आंसर सही होगा? लिसनिंग इज मे बी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप्स। ये थोड़ा सा आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मे बी नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मेनी स्टेप्स, इट्स एक्चुअली द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच हैव अकरिंग इन स्पॉन्टेनियस मैनर। ये एक आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें यू आर टोटली एक्टिव टू लिसन दैट पर्टिकुलर थिंग वट एवर द रिसीवर और अ सेंडर इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपके सामने जब कोई समझा रहा होता है या फिर कोई चीज बोल रहा होता है, यू हैव टू बी एक्टिवली प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस समय आपको एक्टिवली तरीके से वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है, एक्टिवली तरीके से जब आप प्रेजेंट होते हैं तब हम कहते हैं क्या, ये एक लिसनिंग है। ठीक है, एक्टिवली। अदरवाइज वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ अ हियरिंग। हियरिंग में क्या होता है कि यू आर ओनली अराउंड में जो भी आपकी आवाजें आपके कानों में जा रही है वो हियरिंग है। बट व्हेन यू एक्चुअली एक्टिव टू लिसन दैट पर्टिकुलर पार्ट, आप मान लीजिए जैसे सॉन्ग में आप लिरिक्स को बहुत ध्यान दे रहे होते हैं, तो वो क्या है, लिसनिंग। अभी उसी चीज को सिर्फ गाना लगा के छोड़ दिया, अपने कार्य में लगे हैं, काम कर रहे हैं, गाना चल रहा है, तो इट इज व्हाट, हियरिंग। तो यह आपका एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्लियर है? तो ए विल बी योर राइट आंसर। बुझ रहा है ना सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनने की प्रतिक्रिया की जो चरण है, दिस रिस्पॉन्डिंग स्टेप ऑफ अ लिसनिंग, इट इज नॉन वर्बल, डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन मेमोरी, या फिर कैन बी अ वर्बल और नॉन वर्बल, या इट इज ऑलवेज वर्बल। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट बताएं। चलिए सो फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका सही आंसर होगा?
और आज जितने बच्चे सही आंसर करेंगे सभी को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें आ रहा होगा उनको भाई किट कैट मंच सारे चॉकलेट्स दिए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। गैस सुनने की प्रक्रिया प्रतिक्रिया चरण जो इट इज नॉन वर्बल डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन मेमोरी, या कैन बी अ नो वर्बल और नॉन वर्बल ऑलवेज, इट इज ऑलवेज वर्बल। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज कैन बी अ वर्बल ऑलवेज और नॉन वर्बल, मतलब सेम थिंग। जब हम अपनी मतलब कि जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, सुनकर कोई भी चीज रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसका मतलब यही नहीं कि वो वर्बली ही हो तभी हम उसको सुन रहे हो। सुनने का मतलब यह सिर्फ नहीं होता है कि कोई भी मैंने चीज बोला और आपने सुन लिया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? सुनने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि मैंने कुछ बोल दिया और आपने सुन लिया और उसका रिस्पॉन्ड दे दिया। सुनना उसको भी कहते हैं जब एक नॉन वर्बली तरीके से चीजें एक्सप्रेस किए जा रहे हो, आपके द्वारा कोई चीज एक्सप्रेस की जा रही है और एक्सप्रेस करने के बाद उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ रहा हो, आप कुछ भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं और वो एक्सप्रेस किया गया हो, तो वो नॉन वर्बल भी आपका कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ अ लिसनिंग। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। मौखिक या फिर गैर मौखिक दोनों ही हो सकता है। क्लियर है आपका? मौखिक या गैर मौखिक दोनों ही हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ओनली 8 क्वेश्चन सर, 8 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन वी विल डू। ठीक है हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल, सबसे महत्वपूर्ण अगर संचार कौशलों में से एक है तो वह क्या है? एक्टिव लिसनिंग है, ऑब्जेक्टिव लिसनिंग है, पैसिव लिसनिंग है, या इनएक्टिव लिसनिंग है? से बताएंगे क्या आंसर आपका सही होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल इज, सक्रिय सुनना, उद्देश्य सुनना, निष्क्रिय सुनना, या निष्क्रिय। चलिए तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह क्या है? कहीं ना कहीं सक्रिय सुनना। मैं कितने भी तरीके से अच्छे से मैं आपको समझा दूं बता दूं, बट इफ यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद मी इन द टर्म्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, देन हाउ कैन आई हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू ऑल। मैं कैसे आप लोगों को क्या जो चीजें समझा रहा हूं, कैसे वो सारी चीजें आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होगी जब तक आप तरीके से एक्टिवली प्रेजेंट नहीं होंगे हमारी क्लास में, मतलब मेरी क्लास में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। यू शुड हैव टू बी अ प्रेजेंट इन अ एक्टिव मैनर और अटेंटिव मैनर। ठीक है, आपको इस चीज में प्रेजेंट होना पड़ता है सक्रिय तरीके से। क्लियर है आप सभी बच्चों को? एक्टिवली तरीके से रिप्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है, और जिनका रिजल्ट निकल गया भाई, देखिए आप लोगों को मैं अभी भी बार बार शुभकामनाएं दे रहा हूं, जिनका रिजल्ट निकल गया वो बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं निकला और जो नहीं हो पाया, हताश ना हो, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, पढ़ाई करना है और फिर से जेआरएफ क्रैक करना है। ठीक है, जेआरएफ, जेआरएफ, अपन को नेट नहीं जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सिर्फ 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और है। 7 क्वेश्चन के बाद हम अपनी इस क्लास को एंड कर देंगे, साफ कर देंगे क्लास को, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस पूरे। और जो यहाँ पे टॉपिक देख रहा हूँ हायर एजुकेशन, ये कम्युनिकेशन की क्लास में बार बार कह रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, ये हायर एजुकेशन भले से यहाँ ऊपर बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन की आपकी क्लास है। क्लियर है? ये कम्युनिकेशन की। चलिए, a technique that might be caused by an active listener, it is called, एक सक्रिय श्रोता द्वारा उपयोग किए जा सकने वाली तकनीक अगर कोई है तो पैराफ्रेजिंग द स्पीकर्स मीनिंग, स्पीकर के अर्थ को स्पष्ट करना, या एक्सप्रेसिंग द कंसर्न, या एक्सप्लेनिंग द स्पीकर्स मीनिंग, या ऑफरिंग अ व्यू पॉइंट व्हेन इन अ कन्वर्सेशन।
जब आप कन्वर्सेशन में हो रहे होते तो उसमें आप उनके सामने वाले के व्यू पॉइंट को लिए ऑफर करना उनके लिए। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आपका सही आंसर होगा। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लोग आंसर कर दिए तो भाई जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैराफ्रेजिंग द स्पीकर्स मीनिंग, स्पीकर के अर्थ को स्पष्ट करना मतलब समझाना। तो हम कह सकते हैं क्या, इट इज द टेक्निक यूज्ड बाय ना एक्टिव लिसनर। जो एक्टिव लिसनर होता है वो मैं कह सकता हूं, जैसे आप लोग हैं, अब आप मेरी चीजों को अगर आप समझा दे दें, अगर आप मेरी चीजों को समझा दें तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को समझूंगा क्या, कि आपको बहुत अच्छी से चीजें समझ में आई है और आप एक्टिवली तरीके से मेरी क्लास में आप अटेंशन थे, मतलब या फिर एक ऐसे सुना, आपने एक्टिवली तरीके से लिसन किया। क्लियर है सभी को, कहीं डाउट तो नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, जब आप मेरी चीजों को समझा देंगे, बता देंगे। क्लियर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलिए चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपका कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। ध्यान से समझिएगा, इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, आप चीजों को बहुत डीपली तरीके से, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी चीजें आप सुन रहे वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज अ कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। मैं कब कहूंगा कि आपने इफेक्टिवली तरीके से चीजों को सुना है मेरे, और इफेक्टिवली तरीके से चीजों को अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो मैं क्या कहूंगा कि आप एक्टिवली मेरे कन्वर्सेशन के टाइम पे आप प्रेजेंट थे, अटेंटिव वे में। ठीक है, एक्टिवली तरीके से आपने मेरी चीजों को सुना। तो मैं यही तो कहूंगा कि आप, तब हम कह सकते हैं कि आप एक इफेक्टिव लिसनर हैं, या इफेक्टिव लिसनिंग हुई है, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ है, जब आप चीजें समझ रहे होंगे, जब आप मैं कंफर्म हो रहा होगा, पुष्टिकरण हो चुका होगा कि मैं आपको चीजों को समझाने में सफल हो पाया और आपको आप समझने में सफल हो पाए, तो मैं कह सकूंगा कि आपने इफेक्टिव तरीके से चीजों को सुना। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे अगर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में देख रहे होंगे, सभी बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में लाइक शेयर भी कर देंगे ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई की क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड। शरीर की गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? एम्बलम कहा जाता है, एक नॉन वर्बल कहा जाता है, या डिस्प्लेस कहा जाता है, या काइनेसिक्स कहा जाता है? समझ रहे हैं? ठीक है, क्या कहा जाता है भाई? शरीर की गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड, एम्बलम कहा जाता है, नॉन वर्बल, डिस्प्लेस और काइनेसिक्स। चलिए,
तो फटाफट आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, जैसे हम बॉडी को मूव करते हैं ना, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इसको हम क्या कहते हैं, काइनेसिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सबको बताया द मूवमेंट ऑफ बॉडी, या एक्सप्रेशन जो मूव है उसको काइनेसिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब ऐसे ऐसे मुंह वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भावनात्मक अर्थ व्यक्त करने वाले चेहरे के आंदोलनों को क्या कहा जाता है, आंदोलनों को क्या कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ फेस दैट कन्वे द इमोशनल मीनिंग आर कॉल्ड। कभी कहते हैं कि आंखें ही सारी चीजें बता देती हैं, आपका एक्सप्रेशन सारी चीजें बता देते हैं कि आप किस इमोशन में हैं, या आपके इमोशंस अंदर से कैसे हैं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं इमोशनल मीनिंग से आप पता लगा पाते हैं, है कि नहीं है। सो मूवमेंट ऑफ द फेस दैट कन्वे द इमोशनल मीनिंग आर कॉल्ड डिस्प्लेज, नॉडिंग या आई कॉन्टेक्ट या ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर। एम्बलम्स आर दी प्रतीक, किसी भी चीज का जब प्रतीक होता है ना उसी को हम एम्बलम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना, कुछ इंडिकेशंस कह सकते हो, या इंडिकेट कुछ कर देते हैं हम, है ना, या आप ऐसे कह सकते हो कि कोई सिग्नल दे सकते हैं, है ना, तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एम्बलम, या मतलब कुछ बता दिया कि ये अगर जैसे मान लो हम कहते हैं ना कि कुछ अगर हमने ऐसे ऐसे किया, जैसे ओवर एंड आउट ऐसा करते हैं कि मतलब हाँ वो शब्द में कुछ शब्द समझ जाए कि हाँ सामने वाला, या आपके एक्सप्रेशन से समझ जाए सामने वाला, कोई सिग्नल से समझ जाए, जैसे रेड सिग्नल को आप देख के बोलते हैं कि ये मुझे इससे रुकना होता है ना। येलो सिग्नल को आप देख के बोलते हैं इससे अब मुझे रेडी होना है ना। ग्रीन सिग्नल देख के आप गाड़ी गाड़ी फरार कर देते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका ये एम्बलम है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसका अच्छा हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये 46, मूवमेंट ऑफ द फेस दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग्स आर कॉल्ड, क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। A will be your right answer, that is displays, movement of the face that convey the emotional meaning, इमोशनल मीनिंग। ठीक है, हालांकि आपका अगर सही बताया जाए तो इसका आंसर जो ए दिया हुआ है, तो ए तो डिस्प्ले के अंदर आ गया, बट नॉडिंग, सिर हिलाना, आई कांटेक्ट करना, ये सारी ही चीजें आपके बता कहना कि आंखें सारी चीजें बता देती हैं। तो डी आपका इसका आंसर सही होना चाहिए, ए आपका नहीं, डी सिर्फ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी सारी चीजें आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो डी विल बी, आप आई कांटेक्ट करना, सिर हिला के बात करना, हम हाँ ऐसा करना। ठीक है, या डिस्प्ले करना, अपने आप को प्रदर्शित करना एक्सप्रेसिव वे में, तो यहां भी आपका बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही चीजें आपकी कहीं ना कहीं इमोशनल मीनिंग को एक्सप्रेस कर देता है आपके फेस मूवमेंट को। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्श एक महत्वपूर्ण तत्व है, टच इज एन इंपोर्टेंट एलिमेंट इन टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, या नन ऑफ द अबव। स्पर्श एक महत्वपूर्ण तत्व है व्यापार संचार में, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए फटाफट बताएंगे। टच इज एन इंपोर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन, स्पर्श चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम यह कह सकें कि ये एक टच टाइप का कम्युनिकेशन है। ठीक, लेकिन आपको ये समझिएगा, टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंट्रापर्सनल, हम चाहें तो बोल सकते हैं वैसे। ठीक है, इंट्रापर्सनल
लेकिन ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है चीजें, मतलब कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या बोल रहा है, टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट मान सकते हैं हम इस टच को। तो वैसे तो फिर आपका पूरा यही होना चाहिए नन ऑफ द अबव, या तो फिर अगर मेरी तरफ से होना चाहिए तो वो ये होना चाहिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि हम उसके अंदर खुद को महसूस करते हैं, ठीक है, हम खुद को देखते हैं, तो यहाँ आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए इसका, क्योंकि हम इसके अंदर खुद से बातें कर रहे होते हैं, खुद को एहसास कर रहे होते हैं, खुद को मतलब ऐसे करके देखना, या फिर टच का मतलब यहाँ नहीं है सिर्फ ऐसे टच करने वाला, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि खुद के बारे में जब हम बता रहे होते हैं तो ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से समझिए कि जैसे पर्यायवाची शब्द बोल देना, तो टच से जो रिलेटेड है हो रहा है एक्चुअल में, तो वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। टच मतलब कि स्पर्श, अपने से जो चीजें कनेक्ट हो रही है, ठीक है, तो यह इंट्रापर्सनल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण के भाग हैं? Which of the following are the parts of active listening? Eye contact, emblems, seeking clarification, या फिर seeking none of the above। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण के भाग हैं? आई कॉन्टैक्ट, एम्बलम्स, सीकिंग क्लैरिफिकेशन, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, नहीं डी आंसर आपका, उसका डी आंसर नहीं होगा, पहले बताया उसका डी नहीं, मैंने बताया सी होगा, उसका आंसर डी गलत है ना, मैंने कहा कि डी तो गलत है, इसका आंसर डी क्या है, वो आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। डी आपका आंसर एकदम बिल्कुल गलत है उस वाली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है, उसका डी आंसर बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज सॉरी, पहले देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, आई कांटेक्ट, एम्बलम्स, या सीकिंग क्लैरिफिकेशन। सी आपका इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। डी, ये मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा डी का ज्यादा वो हो गया है, डी से ज्यादा इनको प्यार हो गया है ना, ठीक है। ठीक है, तो आपका सी आपका बिल्कुल सही आंसर होना होगा, ठीक है, सीकिंग क्लैरिफिकेशन, ठीक है, सीकिंग क्लैरिफिकेशन आपका बिल्कुल स्पष्टीकरण की जो मांग करता हो, तभी तो हम एक्टिव लिसनिंग कह पाएंगे ना, तभी तो हम एक्टिव लिसनिंग बोल पाएंगे, आप ये कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, पार्ट्स पूछा है ना एक्टिव लिसनिंग का, तो यहाँ पे आपका आंसर ए ही होना चाहिए, आई कांटेक्ट, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वहां पे भी मैंने आपको समझाया था ये चीज, ये पार्ट्स पूछ रहा है, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग में हम क्या कर रहे थे, एक्टिव लिसनिंग का पार्ट पूछ रहे हैं, ना कि ये पूछा कि एक्टिव लिसनिंग अगर हो रहा हो तो इसका क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट की बात हो रही है तो स्पष्टीकरण की बात होती है, परंतु यहाँ पे पार्ट पूछ रहे हैं ना, तो पार्ट में आपका आई कांटेक्ट आएगा, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो ए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन किया, तो वो क्वेश्चन हमने यही देखा है कि हमने इस चीज को समझना है यहाँ पे साथियों, कि हम जब आई कांटेक्ट कर रहे थे तभी हम कहते हैं कि एक्टिवली तरीके से हम प्रेजेंट है अपनी चीजों को समझने के लिए, है ना। हम अपनी चीजों को समझने के लिए एक्टिवली तरीके से प्रेजेंट कब होते हैं, व्हेन वी आर डूइंग आई कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, हम उस पर्सन के सामने हम आई कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए आपका बिल्कुल सही होगा। सीकिंग क्लैरिफिकेशन की मांग तो तब करेंगे जब हम एक्टिव लिसनिंग हो चुका होगा, यहाँ पे तो एक्टिव लिसनिंग का पार्ट पूछ रहे हैं, इसके अंदर कौन सा, हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, तो वो पूछ रहा है अभी, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं आपके, आई कांटेक्ट आपका इंक्लूड होगा ऑब्वियसली, ठीक है, जब हम कहीं ना कहीं हम आई से कांटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ए विल बी योर राइट आंसर, ए डेफिनेटली ए होगा, ठीक है।
तो आप इस चीज का आंसर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ए होगा, ना ही सी ना ही डी, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन वी, मूल्यांकनात्मक श्रवण तभी सफल होता है जब हम accurately distinguish between stimuli in a message या infer the meaning of a message या critically assess the accuracy of the facts stated in the message या none of the above, ठीक है। चलिए चलिए तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। थोड़ा सा बाय मिस्टेक वो गलत आंसर हो गया था वो, ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है इसमें कुछ गलत आंसर्स बाय टाइप हो जाते हैं भाई उसमें, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बनाने होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हायर एजुकेशन लिखा हुआ है लेकिन क्लास कम्युनिकेशन चल रही है, बाय मिस्टेक वो हायर एजुकेशन लिखा गया है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप स्किप करें, क्या लिखा है क्या नहीं, ठीक है। वो आपको वर्बली चीज़ें मैंने बता ही दिया है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हर आंसर आपको डी 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 शो हो रहा है, ठीक है। हर आंसर आपको डी डी शो हो रहा है। चलिए तो यहां पे क्या लिखा गया है, इवेल्युएटिव लिसनिंग, मूल्यांकनात्मक श्रवण तभी सफल होता है जब आप उसको एक संदेश में बताया तथ्यों की सटीकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। मतलब क्या, कहीं ना कहीं जब आप आलोचनात्मक कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, इसकी अच्छाइयां और बुराइयां बता रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे तो एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट स्टेटेड इन द मैसेज, क्योंकि मैसेज को आप अगर उस फैक्ट को कहीं ना कहीं बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपने उसको कहीं ना कहीं ध्यान से सुना होगा, सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, तभी तो आप इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं। इवेल्यूटिव का मतलब क्या होता है, इवेल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मूल्यांकन कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप इसके तथ्यों को आप इसके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप इसके तथ्यों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं ध्यान से सुना है। कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी चीजों को कुछ गलत बताएं, कुछ सही बताएं, या फिर क्या अच्छा बताएं, सर थोड़ा और ऐसे हो सकता था, ये क्या है, कहीं ना कहीं आपने ध्यान से सुना है तभी तो, वरना फिर बाकी बोलेंगे क्या आप, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज क्रिटिकली असेस द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड इन द मैसेज, जो मैसेज के अंदर है, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है सभी को, बार बार बोल रहा हूं मैं, सी आंसर। थोड़ा सा मुझे लगता है इसके अंदर एक मिस्टेक क्या हो गई है कि सब में आंसर डी मेंशन हो गया है, ठीक है। परंतु कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, ठीक है। हमें चीजों को समझकर आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट आंसर ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, एक प्रभावी संचार के अंदर किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, अच्छा बी, बी इसलिए नहीं होगा साथियों, वहां पे सिंपल सी बात है, वहां पे क्या पूछा था, इन्फर द मीनिंग ऑफ मैसेज, हाँ ये था ना। तो इसका मतलब ये है कि आप अनुमान लगा रहे हो किसी चीज का, आप अनुमान लगा रहे हो, तो अनुमान में तो कुछ भी बोल दोगे आप, है ना, कुछ भी बोल दोगे अनुमान में। कोई चीज करेक्ट थोड़ी नहीं बोल पाओगे, करेक्ट तो तब आप बोल पाओगे जब आप उस चीज को अच्छे से सुना होगा आपने, तब तो उसके गलत सही फायदे गलत मतलब ये सारी चीजें कब बता पाएंगे, जब आपने अच्छे से एक्टिवली तरीके से सुना होगा तभी तो, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, इफेक्टिव डज नॉट रिक्वायर हैंडसम पर्सनालिटी। चलो इसका डी मतलब सभी का लाइन से कंटिन्यू डी आंसर आ रहा था, फाइनली इसका भी डी आंसर आ गया, लेकिन इसका सही आया है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। हाँ हैंडसम पर्सनालिटी एकदम बिल्कुल सही है, इसका फाइनली मतलब कहते हैं जाते जाते अच्छा दे गया ये, है ना। चलिए तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होगा आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं साथियों, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है तो पूछ सकते हैं।
और इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे, अभी 101, इस कोड का आप इस्तेमाल करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा साथियों। और आप सभी बच्चों को मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं अनअकैडमी की शानदार से प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोग अपने प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे जाएं। आप लोग आप किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद साथियों आप लोग वहां पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप सभी बच्चों के पास अवेलेबिलिटी होगी एक कोड की, अभी 101, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ABHI 101। इस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के पहले अगर डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं किसी भी एजुकेटर की, तो आप देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस। आप स्पेशल क्लासेस अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाह रहे हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अभी 101, जिससे आप लोग सारे क्लासेस देख सकते हैं। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आपको एक ही कोड में आपको पेपर 1 पेपर 2 का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, दैट इज अभी 101। ठीक है, ABHI 101, एक ही कोड में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अभी बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है क्या, कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो आपको 1 महीने का बिल्कुल फ्री, मतलब क्या 7 मंथ का मिल जाएगा। तो क्या है, कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है ये अवेलेबिलिटी। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को क्या कहते हैं, क्लास को समझाने में पढ़ाने में सफल हो पाऊंगा और आपको पसंद भी आई होगी। कोई भी अगर त्रुटि थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप सभी मेरे प्यारे साथियों लोग, आप लोगों के साथ ही मैं आप लोगों के साथ हूँ ठीक है, आप लोग हमारे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और आइकॉनिक या फिर प्लस कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको यहाँ पे वैलिडिटी के साथ प्राइसेस शो हो रहा है, इसी तरीके से जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको भी वहां पे शो होगा ही। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। जो भी पहली बार क्लास में आए हैं और जिन्होंने ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नीचे आपको वीडियो के नीचे आपको लाइक शेयर का ऑप्शन दिया है, वहां पे लाइक जरूर कीजिए अगर क्लास पसंद आई हो, और शेयर भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक शेयर जरूर कर देंगे। बाकी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और अपना व्यक्तित्व व्यवहार एक अच्छे तरीके से रखें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ सकें। एक समाज के अंदर आप एक सकारात्मक सोच की उत्पन्न कर सकें, ज्यादा से ज्यादा एक आपके देश के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा योगदान हो, देश को आगे बढ़ाने में, विश्व गुरु बनाने में। यही मैं आप लोगों से उम्मीद और आशा करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्वविराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक शानदार से जोरदार से क्लास में। जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।